नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से। आज का हमारा विषय क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली, अल्पाधिकार का वर्गीकरण है। अल्पाधिकार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली। क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ण तथा अथवा अपूर्ण अधिकार अल्पाधिकार होता है। परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। पूर्ण अल्पाधिकार की अवस्था में सभी फर्में समरूप वस्तुएं होती हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। यदि पूर्ण अल्पाधिकार है या अपूर्ण अल्पाधिकार है तो उसके अंतर्गत जो फर्म है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बनाती है। इसे शुद्ध अल्पाधिकार भी कहा जाता है। मतलब शुद्ध अल्पाधिकार में क्या होता है कि वस्तुएं समरूप होती है। इसके विपरीत अपूर्ण अथवा विभेदी अल्पाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें फर्म है विभेदी किंतु निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है। यदि फर्म निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन कर रही है तो वो अपूर्ण अल्पाधिकार होता है, विभेदी अल्पाधिकार होता है। ठीक है। पूर्ण अल्पाधिकार जो होता है वो परफेक्ट पीरियड जिसमें सभी वस्तुएं एक जैसी होती है। नेक्स्ट, खुला तथा बंद अल्पाधिकार। ओपन और क्लोज्ड ओलिगोपोली। खुला अल्पाधिकार बाजार की खुला तथा बंद अल्पाधिकार। खुला अल्पाधिकार बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें उद्योग में प्रवेश पाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो खुला और बंद जो है वो फर्मों के प्रवेश के आधार पर होता है। जहां खुला अल्पाधिकार होगा वहां औद्योगिक प्रवेश पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि फर्मों को उद्योग में प्रवेश की स्वतंत्रता होती है। किंतु बंद अल्पाधिकार की अवस्था में फर्मों द्वारा उद्योग में प्रवेश आने पर प्रतिबंध होता है। बंद में क्या होगा? प्रतिबंध होगा। ये प्रतिबंध तकनीकी, कानूनी या किसी अन्य प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट है आंशिक अथवा पूर्ण अल्पाधिकार। आंशिक अल्पाधिकार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें उद्योग में एक फर्म डोमिनेंट फर्म होती है। मतलब एक फर्म जो होती है वो डोमिनेंट होती है। इस प्रकार फर्म का कीमत प्रधान प्राइस लीडर कहा जाता है। मतलब वो डोमिनेंट होती है, सबसे बड़ी फर्म होती है या किसी भी आधार पर वो डोमिनेट कर सकती है अपने मार्केट को, और वो प्राइस लीडर होगी यानी कीमत की निर्धारक होती है, कीमत प्रधान होती है। ये प्रमुख फर्म अथवा कीमत प्रधान कीमत निर्धारित करती है। ये फर्म जो है वो कीमत भी निर्धारित करेगी। अन्य फर्म उस कीमत को अपनाती है, जबकि दूसरी फर्म जो होती है वो जो प्राइस लीडर द्वारा कीमत निर्धारित की गई है उसी कीमत पर वो फर्में अपना माल बेचती है। ठीक है। पूर्ण अल्पाधिकार की वह स्थिति होती है जिसमें कोई प्रमुख फर्म अथवा कीमत प्रधान नहीं होता। पूर्ण अल्पाधिकार में जैसे कि हमने बात करी वो समरूप वस्तु होती है और वहां कोई कीमत प्रधान नहीं होती, सभी अपनी अपनी वस्तुओं की कीमत निर्धारित कर सकती। चौथा बिंदु है गठबंधन अथवा गैर गठबंधन अल्पाधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो गठबंधन अथवा गैर गठबंधन अल्पाधिकार, कोलिजिव और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत के निर्धारण में एक फर्म एक दूसरे से सहयोगी करती है। मतलब गठबंधन करके वो कीमत का निर्धारण करती है फर्म। तो गठबंधन के अंतर्गत एक दूसरे के सहयोग करती है। उनकी एक सामान्य फर्में एक दूसरे का सहयोग करती है और उनकी सामान्य कीमत नीति होती है। वे एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करती। किंतु गैर गठबंधन अल्पाधिकार में जो फर्में होती है वो स्वतंत्रता पूर्वक कीमत का निर्धारण नहीं करती है, उनमें परस्पर प्रतियोगिता होती रहती है। तो गैर गठबंधन हुआ तो प्रतियोगिता होगी, और यदि गठबंधन है तो गठबंधन करके एक कीमत निर्धारित करेंगे, और जो आपस में प्राइस वॉर होता है या किसी भी प्रकार का जो विरोध होता है एक दूसरे का, वो समाप्त कर लेते हैं और सब मिल बैठ के एक साथ एक कीमत का निर्धारण करते हैं और मार्केट पे उसी कीमत पर अपना माल बेचते हैं। जबकि गैर गठबंधन होता है तो उसमें प्राइस वॉर होने की पूरी संभावना होती है और उनकी अपनी एक स्वतंत्र कीमत का निर्धारण करते हैं हर फर्म, और इस प्रकार उसमें परस्पर प्रतियोगिता पाई जाती है। अब विद्यार्थी चाहें तो अल्पाधिकार का वर्गीकरण पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब उसका एक शॉर्ट नोट टाइप अपने बुक में लिख सकते हैं कि अल्पाधिकार के कितने प्रकार के वर्गीकरण हैं और क्या क्या उनकी डिटेल है। तो प्रैक्टिस के लिए वो अल्पाधिकार का वर्गीकरण अपने शॉर्ट नोट लिखे अल्पाधिकार के वर्गीकरण पर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विशालता क्यों, वाई बिगनेस, अथवा अल्पाधिकार
होने के क्या कारण हैं? What causes the emergence of oligopoly? तो ओलिगोपोली उत्पन्न क्यों होता है, क्यों इस प्रकार की स्थिति हमको मार्केट में देखने को मिलती है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अल्प अधिकार बाजार में कुछ एक बड़ी फर्मों के अस्तित्व में आने के कारण होता है। आने के अनेक कारण हैं, कुछ कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कुछ फर्मों द्वारा सर्जित भी होते हैं। तो प्राकृतिक कारण जैसे होते हैं, नेचुरल कॉजेस होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की बचतें। फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन पर अधिकतर श्रम विभाजन का सिद्धांत लागू होता है। जो फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन होता है वहाँ श्रम विभाजन किया जाता है और उत्पादन की प्रक्रिया का कोई साधारण भागों में बांट दिया जाता है, कई साधारण भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक अनुसार भाग का उत्पादन उस कार्य में दक्ष श्रम को सौंपा जाता है। यानी श्रम विभाजन का तात्पर्य यही है कि आप एक्सपर्टाइज करिए अपने प्रोडक्ट को और जो उनकी दक्षता होती है श्रमिकों की उसके अनुसार उस कार्य को बांट दिया जाता है। एडम स्मिथ श्रम विभाजन एडम स्मिथ के अनुसार जो है वो श्रम विभाजन बाजार की आकार, एक्सटेंट ऑफ द मार्केट पर निर्भर करता है। जिन जिन फर्मों के उत्पादन की बाजार मांग बहुत अधिक होती है उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है। यानी जिन फर्मों के उत्पादन की बाजार मांग बहुत अधिक होती है उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पन्न करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से श्रम विभाजन किया जाता है। तो श्रम विभाजन किस लिए उत्पादन अपना रहे हैं कि हमको एक बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, इसलिए हम जैसे शर्ट है तो एक श्रम को हमने कॉलर बनाने के लिए दे दिया, एक को हमने स्लीव्स बनाने के लिए दे दिया, एक बटन लगाएगा, तो ऐसे करके हमने एक्सपर्टाइज कर दी है और वो एक शर्ट वो जितनी स्पीड में एक व्यक्ति बनाता है उतनी उससे ज़्यादा स्पीड से वो बन जाएगी यदि आप श्रम विभाजन कर देंगे तो उत्पादन का पैमाना जितना विशाल होगा श्रम विभाजन के कारण प्रति इकाई औसत घटती बढ़ती लागत कम होती चली जाएगी। इसे ही पैमाने की बचतें कहते हैं और इसी कारण फर्में अपने आकार को विशाल बनाती है। तो जब विशाल बना देगी तो वो प्राइस लीडर बन जाएगी, मार्केट को सबसे अधिक कैप्चर कर सकती है और वो गठबंधन वाला जो हमने देखा अल्पाधिकार उसको प्राप्त कर सकती है, वो बना सकती है। तो इस प्रकार से जो बड़े पैमाना होता है उसके आधार पर भी अल्पाधिकार होता है। नेक्स्ट, स्थिर लागतें, फिक्स कॉस्ट। किसी नई वस्तु की बाजार में परिचय कराने की लागत काफी ऊंची होती है। किसी नए उत्पाद की रूपरेखा बनाना तथा उसे बाजार में उतारना इतना सहज नहीं होता है। प्रचलित प्रतियोगी वातावरण में किसी नई वस्तु के उत्पादन तथा विपणन, जो भी नई वस्तु बना रहे हो उसमें कंपटीशन होगा और नई वस्तु के उत्पादन विपणन में जो लागत आती है संक कॉस्ट, निक्षेप लागत जो आती है बहुत ऊंची होती है। निक्षेप लागत क्या होती है हमने लागत के चैप्टर में पढ़ा था, वो फिर से एक बार देखते हैं। निक्षेप लागत होती है उस लागत को कहते हैं जिसकी वसूली नहीं होती। वर्तमान समय में आधुनिक तकनीकों द्वारा निर्मित वस्तुओं की उत्पादन लागत बहुत ऊंची होती है। बड़ी फर्में जिनकी बिक्री का पैमाना विस्तृत होता है तथा उत्पादन की प्रति इकाई लागत कम होती है उन्हें छोटी फर्मों की तुलना में कीमत लाभ अधिक होता है। तो वो ये भी अल्पाधिकार बना रही है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रति इकाई लागत कम होती है, ठीक है, और नई फर्मों के आने का इतना आसान काम नहीं होता है मार्केट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से बड़ी फर्में क्या होता है जिनका पैमाना विस्तृत होता है वो छोटी फर्मों की तुलना में प्राइस एडवांटेज ले लेती है और अल्पाधिकार का कारण बनती है। नेक्स्ट आप देखिए कार्य क्षेत्र की बचतें। कार्य क्षेत्र की बचत, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप। बाजार में प्रवेश करना, नई वस्तु का परिचय कराना तथा प्रत्याशित ग्राहकों को इसके बारे में अवगत कराना काफी खर्चीला काम है। मतलब नई वस्तु को आप मार्केट में डालोगे तो एक बहुत ही कॉस्टिंग वाला काम होगा। इसकी लागतें प्राय बहुत ऊंची होती है। छोटी फर्मों की बिक्री से इन लागतों को पूरा नहीं किया जा सकता। तो छोटी फर्में जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है या किसी प्रकार का अन्य जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की जो कॉस्ट आती है वो छोटी फर्मों को करना मुश्किल होता है। यदि इन्हें पूरा करने हैं तो छोटी फर्मों वस्तु के दाम ऊंचे करेगी तो उनकी बिक्री घट जाएगी और उन्हें बाजार में टिके रहने के लाले पड़ जाएंगे। मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा जी नई फर्मों को अपना मार्केट बनाए रखने के, क्योंकि नई फर्म में आएगी तो उनको इतनी मितव्यता प्राप्त नहीं होती है और उनकी जो कीमत होती है वो ऊंची रहेगी कंपैरेटिवली पुरानी फर्मों के, बड़ी फर्मों के, तो उनका माल कम बिकेगा तो वो मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी।
केवल बड़ी फर्में ही जिनका विविध प्रकार की वस्तुओं की बिक्री का आकार विशाल होता है, निरंतर बढ़ रही है, गैर उत्पादन लागतों के बोझ को उठा सकती है। अपने व्यापक आकार की विशेषता, विशेष प्लांट के आकार की अपेक्षा के कारण इन फर्मों में कार्यक्षेत्र की बचतें प्राप्त होती है। बड़ी फर्मों को बचतें प्राप्त हो रही है, बड़ी फर्में कार्यक्षेत्र की बचत कराने से योग्य होती है। गैर उत्पादन संबंधी लागत को विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं जिनका वो उत्पादन करती है में बांट सके, अतः उनकी आय लागत वक्र नीचे की ओर झुकी रहती है। अल्पाधिकार बाजार ढांचे के उत्पन्न होने के ये अन्य कारण हैं। तो इस प्रकार से कार्य क्षेत्र की बचतें भी बड़ी फर्मों को प्राप्त होती है और वो मार्केट कैप्चर कर सकती है, प्राइस लीडर बन सकती है। इन कारणों से अल्पाधिकार मार्केट में देखने को मिलता है। यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिए गए हैं, इस अभ्यास प्रश्नों को आप करें रिव्यू क्वेश्चन, तो आपको ये जो चैप्टर है उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। और फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं बताइए। तो इसमें आपको अल्पाधिकार की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। दो कम से कम 2 राइटर की डेफिनेशन आप बता दो, 2 ऑथर, 2 जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनकी, और बेसिक कंसेप्ट क्या होता है अल्पाधिकार का वो 4 नंबर में लगभग प्रश्न पूछा जाता है, कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में अल्पाधिकार पूछा जाता है कि भाई नहीं समझाइए, तो अल्पाधिकार लिखा रहता है। अल्पाधिकार की विशेषताएं बताइए, तो जो विशेषताएं हमने देखी पिछले चैप्टर में वो आप इसमें लिख सकते हैं। अल्पाधिकार के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, गठबंधन अथवा गैर गठबंधन अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप लिखकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।